दिन बीतते गए लेकिन राष्ट्रीय संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दक्षिणी क्षेत्र को बाहरी लोगों से पूरी तरह बंद कर दिया गया था ताकि फैलती बीमारी को रोका जा सके। शाही दरबार के मंत्री तनाव से लगभग पागल होने लगे थे। सम्राट स्वयं भी इस बोझ से दब चुके थे। दूसरी ओर जुफेन कई दिनों तक अपने कक्ष में ही रही। वह कभी खिड़की से आकाश देखती, कभी बिना उद्देश्य इधर उधर टहलती और कभी चुपचाप अपने विचारों में खो जाती। 10वें दिन वह आखिर अपने कक्ष से बाहर निकली। दरवाजे के सामने शूजुन पहले से खड़ा था, मानो उसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। उसने सिर थोड़ा तिरछा किया, उसके लंबे बाल कंधे पर फिसले और उसने धीमे स्वर में पूछा, अब बेहतर लग रहा है। चिपळूण ने होंठ भींचे, फिर बहुत हल्की सी मुस्कान दी। वह कमजोर मुस्कान थी, लेकिन कई दिनों की खामोशी के बाद पहली सच्ची मुस्कान भी वही थी। शूजुन थोड़ा झुका और अपने माथे को उसके माथे से हल्के से छुआ दिया। फिर कुछ पल वहीं ठहरा रहा, जैसे बिना शब्दों के उसकी हालत पढ़ रहा हो। अगले ही क्षण उसने उसके होठों को छू लिया, एक छोटा सुकून भरा चुंबन। जुफेन हंस पड़ी और हल्के से उसे धक्का दिया। शूजुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें फिर मुस्कुराते देखना अच्छा लगा। जुफेन ने आंखें मूंदकर सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसी पल उसकी आवाज फिर गंभीर हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा कि भले ही वह फिर मुस्कुराने लगी हो, लेकिन ये राज्य अब भी संकट में है। वे यूं ही बैठकर सब कुछ नहीं देख सकते। शूजुन ने लापरवाही से उत्तर दिया कि वे उत्तर में हैं, दक्षिण की समस्या से उसे क्या लेना देना। जुफेन ने आंखें घुमाई और व्यंग्य में उसे याद दिलाया कि वह केवल शिया ड्यूक ही नहीं, इस राष्ट्र का महान सेनानायक भी है। भीतर से जुफेन खुद भी जल्दी में नहीं थी। वह जानती थी कि यह प्राकृतिक संकट अंततः स्वयं शांत हो जाएगा, लेकिन यदि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो जनता उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाना शुरू कर देगी। जुफेन ने शूजुन को साफ साफ समझाया कि यदि वे पूरी तरह चुप रहे तो लोग उन्हें स्वार्थी और देश से कटे हुए समझेंगे, लेकिन यदि वे बहुत अधिक सक्रिय हो गए तो उनकी बढ़ती शक्ति सम्राट को भयभीत कर सकती है। वे पहले ही तेजी से प्रभाव जमा चुके थे, अब उन्हें सावधानी से खेलना था, जैसे एक ऐसी तलवार पर चलना जिसकी दोनों धारें बराबर घातक हों। शूजुन ने अंततः अनिच्छा से हामी भरी और कहा कि वह दरबार में जाएगा। तभी जुफेन के होठों पर एक जानकार मुस्कान उभरी। वह उसके बिल्कुल पास आई, अपनी उंगलियां उसके गालों पर रखीं, फिर गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर उसे नीचे झुका लिया। उनके होंठ बस एक सांस की दूरी पर थे। उसने सम्मोहक स्वर में कहा, तुम्हारी पत्नी के पास एक सुझाव है। शूजुन मुस्कुराया, उसे कमर से खींचकर और पास किया और बोला, तो पति भी सुने। जुफेन ने उसे समझाया कि वह अगले दिन सुबह की सभा में केवल संकेत दे, समाधान का रास्ता दिखाए, लेकिन स्वयं उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश न करे। अभी और शक्ति बटोरना खतरनाक होगा, दूसरों को खिलने दो, अभी उन्हें केवल सुरक्षित रहना है। शूजुन ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी बात मान ली। उसने फिर मजाक में वही पति पत्नी वाला स्वर अपनाया और जुफेन ने आंखें घुमा दी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने छेड़ते हुए कहा कि वह तभी नहीं मानेगा जब जुफेन खुद उसे मना करे, तब जुफेन का चेहरा लाल हो गया। उसने झुंझलाकर बात टाल दी, पर यह झुंझलाहट पूरी तरह नाराजगी नहीं थी, उसमें दबी हुई निकटता भी थी। अगली सुबह जब शूजुन दरबार में पहुंचा तो बहुत से लोग चौंक गए। पिछले दिनों अफवाह चल रही थी कि वह राष्ट्रीय संकट से बिल्कुल बेपरवाह है और अभिमान में डूब गया है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने शांत स्वर में कहा कि जब दक्षिण बंद है तो साम्राज्य को अपने अन्य स्तंभों को मजबूत करना होगा। बंदरगाह, व्यापार मार्ग, लकड़ी, खनन, वस्त्र और दक्षिण पर कर का भार कुछ समय के लिए कम करना होगा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन सोच गहरी थी। सम्राट ने ध्यान से सुना। फिर चर्चा आगे बढ़ी और शूजुन की बातों ने बाकी मंत्रियों के भीतर भी विचारों को गति दे दी। तभी 5वें राजकुमार ये फेंग आगे आया। हमेशा की तरह वह शांत, सुसंस्कृत और विनम्र दिख रहा था। उसने सम्राट से अनुमति लेकर कहा कि मृतकों को तुरंत दफनाया जाए, संक्रमित वस्तुओं को जला दिया जाए, शरणार्थियों को भोजन और पानी दिया जाए और अधिकारियों को बांटकर एक दूसरे पर नजर रखने का काम दिया जाए। सुनने में यह योजना व्यावहारिक थी। दरबार में मौजूद दोनों पक्षों के मंत्री लोभ से चमक उठे। यदि वे दूसरे पक्ष की गलती पकड़ लें तो पुरस्कार और पदोन्नति दोनों मिल सकते थे। योजना स्वीकार कर ली गई। सम्राट ने ये फेंग की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार भी दिया। फिर उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शूजुन के शब्दों ने इस चर्चा की दिशा तय की थी। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। कुछ अधिकारियों ने महसूस किया कि सम्राट धीरे धीरे शूजुन की शक्ति से सावधान रहने लगे हैं। दूसरी ओर जनता के बीच उसका सम्मान और बढ़ेगा। यह वही दोधारी तलवार थी जिसका जुफेन ने अंदेशा जताया था। वापस निवास में जुफेन पतले लाल रेशमी वस्त्रों में आधी लेटी हुई शतरंज की गोटी घुमा रही थी। उसका मन अब भी ये फेंग को बेनकाब करने के तरीकों में उलझा था। शूजुन पास बैठा उसकी खुली जांघ पर उंगलियां फेरते हुए पूछ बैठा, किस बारे में सोच रही हो? जुफेन ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, ये फेंग का मुखौटा उतारना आसान नहीं होगा। शूजुन ने तुरंत चेहरे पर नाखुशी ला दी। उसे यह पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी उसके सामने किसी दूसरे पुरुष का नाम ले। जुफेन उसकी इस प्रतिक्रिया पर हंस पड़ी। उसे यह देखकर अजीब सुख मिलता था कि इतना शक्तिशाली पुरुष भी उसके लिए बच्चा बन जाता है। उसने आगे बढ़कर उसके होंठों पर एक छोटा सा चुंबन रखा और पूछा, अब बेहतर? लेकिन शूजुन ऐसे आसानी से संतुष्ट होने वालों में नहीं था। उसने मुस्कुराकर उसे वापस चूमा और कहा, इतने से नहीं। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म होने लगी। जुफेन ने भी इस बार उससे पीछे हटने की कोशिश नहीं की। कुछ ही क्षणों में दोनों रणनीति से हटकर एक दूसरे में उलझ गए।
तकरार, हंसी, चुंबन और वह निकटता जो अब उनके बीच अनजानी नहीं रही थी। फिर भी उनके भीतर राजनीति का खेल चलता रहा। बाद में जब वे एक दूसरे के पास लेटे थे, जुफेन ने फिर वही बात उठाई, ये फैंग को गिराना कठिन होगा। शू जुन ने शांत स्वर में कहा कि उन्हें सही समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब उत्तराधिकारी चुनने का प्रश्न फिर से उठेगा, तभी असली वार किया जाएगा। उस रात एक बिल्कुल सहज क्षण में जुफेन के होठों से शब्द फिसल गए, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह इतना स्वाभाविक था कि मानो उसने पहले खुद भी नहीं सोचा था। शू जुन कुछ पल के लिए सचमुच स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर ऐसी उजली मुस्कान खिली, जैसी जुफेन ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। वह हंस पड़ा, खुलकर, बेझिझक, जैसे कोई बालक। उस क्षण जुफेन ने महसूस किया कि इस आदमी का यह रूप केवल उसी के लिए है। उधर राष्ट्रीय संकट के समाधान के बाद तीसरे राजकुमार ये युआन ने भी दक्षिण में अपनी भूमिका निभाई। उसने अपने निजी खजाने से भोजन दिलवाया, काम दिलवाया और पश्चिम से नया व्यापार मार्ग खुलवाया। सम्राट ने पहली बार उसे नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब दरबार में फुसफुसाहट बदल चुकी थी। क्या अगला उत्तराधिकारी सच में ये फेंग होगा? या अब ये युआन भी उस दौड़ में आ चुका है? महल के भीतर यह बदलाव सबसे अधिक महारानी को चुभा। उसने क्रोध में बर्तन तोड़ डाले और गुईफी तथा उसके पुत्र को कोसा। दूसरी ओर, ये फैंग भी चुप बैठने वालों में नहीं था। उसने धीरे धीरे एक योजना बनानी शुरू कर दी। विदेश से गुप्त हथियार आए, शू कॉर्प्स के लिए नए आदेश निकले, और साथ ही तीसरे राजकुमार के भोजन में धीरे धीरे विष मिलाने की व्यवस्था की गई। यह ऐसा जहर था जो तुरंत नहीं मारता, पहले शरीर को तोड़ता है, फिर सांस छीनता है। लगभग 3 सप्ताह बाद खबर फैली, ये युआन अचानक बीमार पड़ गया है। आश्चर्य की बात यह थी कि ये फैंग और ये झेंग भी उसी समय बीमार होने का नाटक कर रहे थे, ताकि शक बढ़ जाए। सम्राट स्वयं घबरा उठे। राजवैद्य जांच करते रहे, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। बाहर से यह साधारण विषाक्तता लगती थी, भीतर से यह धीरे धीरे मृत्यु थी। फिर अचानक चौथे राजकुमार को दोषी ठहराकर देश निकाला दे दिया गया। सब कुछ ऐसे रचा गया मानो वही अपने भाइयों को रास्ते से हटाना चाहता था। गुई फी रोती हुई अपने कक्ष से बाहर निकली और अपने बेटे को अंतिम बार देखने की भीख मांगने लगी। सम्राट भीतर से टूट रहे थे, लेकिन महल की दीवारों के पीछे कोई और खेल चल रहा था। आखिरकार यह घोषणा हुई कि ये युआन मर चुका है। दरबार शोक में डूब गया। कुछ लोग रोए, कुछ ने चुप्पी साध ली, लेकिन सबसे अधिक संतोष महारानी की आंखों में था। उसके लिए एक कांटा हट गया था। उसी रात सम्राट अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे शोक मना रहे थे। तभी घबराया हुआ हिजड़ा भीतर घुसा। महल पर एक विशाल सशस्त्र सेना चढ़ाई कर रही थी। बाहर ये फैंग घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ ये जेंग भी था। शू कॉर्प्स और उसके खरीदे गए सैनिक महल की ओर बढ़ रहे थे। ये वही क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसका इरादा साफ था, एक बार सम्राट कमजोर पड़े और वह सीधे सिंहासन पर कब्जा कर ले। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब यह दुनिया मेरी होगी। फिर उसके इशारे पर हमला शुरू हो गया। महल का आंगन रक्त से भर गया। आधी शाही सेना पहले ही दूर दराज की छावनियों में थी और भीतर मौजूद सैनिक शू कॉर्प्स की संख्या और क्रूरता के सामने दबते जा रहे थे। ये फैंग को लगभग विश्वास हो गया था कि विजय उसकी है, लेकिन तभी दूर से एक नई युद्ध गर्जना गूंजी। यह आवाज अलग थी, प्रशिक्षित, एकजुट और उग्र। अगले ही पल बैंगनी कवच पहने सैनिकों का एक नया दल महल में घुसा। उनके आगे आगे स्वयं ये युआन था, जीवित, घोड़े पर सवार, हाथ में भाला। उसने पहला ही वार करके एक सैनिक को गिरा दिया। ये फैंग की आंखों में पहली बार सच्चा सदमा उतर आया। ये युआन, उसके होठों से लगभग गुर्राहट निकली। उसने सोचा था वह मर चुका है, लेकिन नहीं, वह केवल उसके लिए बिछाया गया जाल था। ये युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि वह इतना मूर्ख नहीं था कि विष को पहचान न सके। उसने समय रहते सहायता मांगी थी, और यही वह पल था जब शू जुन की असली शक्ति सामने आई। उसके पास भले ही आधिकारिक सैन्य मुहर न रही हो, लेकिन उसने चुपचाप अपनी स्वयं की सेना खड़ी कर ली थी। बैंगनी सेना किसी शाही आदेश से नहीं, उसकी निष्ठा से चली थी। और उसी सेना ने आज रात ये फैंग के विद्रोह को चीर कर रख दिया। जब लड़ाई अपने अंत के करीब पहुंची, ये फैंग और ये झेंग चारों ओर से घिर चुके थे। दोनों घायल थे, और उसी समय सम्राट बाहर आए, उनके पीछे वही चौथा राजकुमार जिसे सबने निर्वासित समझ लिया था। यह पूरा खेल उनके सामने रचा गया था। ये फैंग समझ गया, उसे मात दे दी गई है। उसने सम्राट को घूरा और उसकी आंखों में घृणा, विश्वासघात और टूटता हुआ अभिमान सब एक साथ दिखाई दिया। आज रात सिंहासन उसके हाथों से नहीं फिसला था, उसे दिखा दिया गया था कि वह कभी उसका था ही नहीं।